हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल रोल डिस्कस करेंगे हमारे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का। हमें पता है कि हमारे जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जिनका हमारी डेली लाइफ में या फिर हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब उन सभी को हम आज डीप से डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हमारा काम करता है, क्या सोडियम पोटाशियम पंप होता है। ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% आता ही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बायोलॉजिकल वाले स्टूडेंट जो है, मेडिकल वाले स्टूडेंट, उनके लिए तो ईजी टॉपिक रहेगा क्योंकि उन्होंने पहले ये पढ़ रखा है। नॉन मेडिकल वाले थोड़ा प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा सोडियम और पोटाशियम है, ये जो हमारे एल्कली मेटल होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनका क्या रोल होता है हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे मिलते कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, फंक्शन की हम बाद में बात करेंगे। तो जो हमारा मैग्नीशियम और पोटाशियम जो होता है, मैग्नीशियम और जो पोटाशियम होता है, ये हमारी सेल्स के अंदर मिलता है। जो हमारी जैसे ये हमारी कोई भी सेल है, इस सेल के अगर अंदर की बात करें तो अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, जो हाई कंसनट्रेशन होगी वो किस किस की होगी, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की और K पॉजिटिव की। और आउटसाइड द सेल किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलेगी, हमारे यहाँ पे सोडियम की और कैल्शियम की। ठीक है, यहाँ बाहर की तरफ हमारे सोडियम और कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, वहीं इनर साइड जो होगा, इंटर साइड जो होता है हमारा सेल का, उसके अंदर किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, Mg2 पॉजिटिव और K पॉजिटिव की। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो कंसनट्रेशन हम बता रहे हैं Na पॉजिटिव की और Na2 पॉजिटिव की, ये हमारी हेल्प कैसे कैसे करती है, क्या क्या इनका फंक्शनिंग होगा। तो सबसे पहले अगर कैल्शियम की बात की जाए तो जो कैल्शियम होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या होता है, सभी को पता भी है वैसे कि हमारी जो बोन्स अगर वीक होती हैं तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो हमारा स्केलेटल को बनाने में इसका काम आता है। जो हमारी बोन्स होती हैं उनको क्या करता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि हमारे जो प्रोटीन है उसकी कन्फर्मेशन को स्टेबलाइज करता है। हमें पता है हमारे कन्फर्मेशन 2 टाइप की होती है, स्टैगर्ड और इथिन। तो जो हमारा प्रोटीन है उसकी जो कन्फर्मेशन होती है, उस कन्फर्मेशन को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड फंक्शन इसका क्या होगा कि जो हमारी मसल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो होती है, उसको भी ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। और काफ़ी सारे जो हार्मोन्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं उन सभी हार्मोन्स को रिलीज़ करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये हमारा फंक्शन था किसका, कैल्शियम का। अब सेकेंडली फंक्शन हम देखते हैं किसका, मैग्नीशियम का। तो जो मैग्नीशियम का फंक्शन क्या होता है, हमने जो क्लोरोफिल हमने पढ़ा, क्लोरोफिल वाला जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें भी हमें बताया गया था कि क्या होता है, जो आपका मैग्नीशियम होता है वो ATP के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। जब वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है तो एक जो वहाँ पे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है उसको कराने में हमारा ये मैग्नीशियम क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा किसका फंक्शनिंग था, मैग्नीशियम का फंक्शन था। अब उसके बाद है हमारा सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम की यहाँ बात की जाए तो सोडियम और पोटाशियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फंक्शनिंग में। जितने भी हमारे नर्व सिस्टम काम करती है वो सभी किस पे डिपेंड करती है, सोडियम और पोटाशियम पे डिपेंड करती है। तो इंपॉर्टेंट रोल अगर यहाँ पे बात करें तो किडनी के फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे नर्व सिस्टम होंगी, हार्ट का सिस्टम होगा, हार्ट की वर्किंग होगी, सभी के सभी पे किसका डिपेंड होता है, सोडियम और पोटाशियम का ही रोल होता है। ठीक है, अब सोडियम और पोटाशियम कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ कम मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मैग्नीशियम और पोटाशियम कहाँ मिलेंगे, इनर साइड में मिलेंगे। सोडियम और कैल्शियम कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। तो खाली अब अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, सोडियम की, तो सोडियम हमारा कहाँ है, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोडियम की, और अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, पोटाशियम की। ये किस में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं हमारी सेल्स के अंदर की। जो हमारी सेल्स होती है, मैमेलियन जो सेल होती है, उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है किसकी, K पॉजिटिव की, कहाँ पे, इनर साइड। और लो कंसंट्रेशन होती है किसकी, Na की, इनर साइड में। अगर यहाँ लो कंसंट्रेशन है सोडियम की तो कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ होगी, बाहर की साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और अगर बाहर ये चीज़ ज़्यादा है तो K पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। तो ये हमने यहाँ पे इसकी प्रेजेंस बताई है कि कहाँ पे होता है, और अब इसकी और कैल्शियम मैग्नीशियम की फंक्शनिंग बताई है। कैल्शियम मैग्नीशियम की फंक्शनिंग जो थी वो हमने 2-3 पॉइंट ही डिस्कस करने हैं, ज़्यादा इसको डीप में नहीं पढ़ना। लेकिन सोडियम और जो पोटाशियम होगा ये हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सोडियम पोटाशियम का अगर हम फंक्शनिंग देखें तो किस फंक्शन में ये हमारा यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो कहाँ होता है, जो मेजर कंपोनेंट है हमारे सोडियम का वो होता है ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो नर्व एक्शन करने में हेल्प करता है, हार्ट की फंक्शनिंग को हैंडल करता है।
उसके बाद जितने भी हमारे जो एंजाइम है उन एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद फोर्थ है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ के साथ अमीनो एसिड को भी मेम्ब्रेन में क्या करता है, ये पास थ्रू करता है। तो ये हमारा किसका फंक्शनिंग है, ये हमारे फंक्शन है सोडियम के। इंपॉर्टेंट यहाँ 3 ही है, कौन कौन से, नर्व एक्शन पे इंपॉर्टेंट है, हार्ट का फंक्शन में इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एंजाइम इम्यूनेटिक रिएक्शन करने में, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में और अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट वहीं पे अगर सोडियम की फंक्शनिंग की बात करें, पोटाशियम के फंक्शनिंग की बात करें तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। देखो यहाँ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट में हेल्प किया था, यहाँ उसको मेटाबॉलिज्म उसको बनाने में हेल्प करता है। सेम यहाँ जो अमीनो एसिड उसको पास करने में हेल्प किया था, यहाँ उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, तो ये दोनों ही काम करती हैं, सोडियम भी और पोटाशियम भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने इनका फंक्शनिंग देख लिया। अब देखो कि हमने बताया कि बाहर हमारा कौन ज़्यादा है, बाहर हमारा सोडियम ज़्यादा है और अंदर हमारा पोटाशियम ज़्यादा है सेल के अंदर। तो अंदर सेल की कंसंट्रेशन जो ज़्यादा हम बता रहे हैं पोटाशियम की, वो कितनी ज़्यादा है, तो वो हम यहाँ बताएंगे 0.15 मोलर। कितनी है यहाँ पे, 0.15 मोलर कंसंट्रेशन होती है किसकी, पोटाशियम की। और लो कंसंट्रेशन अंदर हम बता रहे हैं किसकी, सोडियम की, तो कितनी लो है वो, 0.01 मोलर लो है। अगर वहीं हम बाहर एक्स्ट्रा फ्लूइड में बात करें तो वहाँ पे हमारा जो Na पॉजिटिव होगा वो कितना मिलेगा हमें, 0.15 मोलर मिलेगा। और वहीं पे बाहर अगर Na ज़्यादा तो K कम होगा, और K कितना कम होगा, 0.04 मोलर, वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम वहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि यहाँ पे एक कंसंट्रेशन का जो इतना ज़्यादा चेंजेस है कि अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ बाहर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में जब एक चीज़ अंदर ज़्यादा एक चीज़ बाहर जाती है तो वहाँ पे क्या बन चुका है, वहाँ एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन चुका है। ठीक है, तो वहाँ दोनों के बीच में क्या बन चुका है, इन दोनों के बीच में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बन चुका है। एक चीज़ यहाँ ज़्यादा, एक चीज़ यहाँ ज़्यादा, दोनों के बीच में क्या बन चुका है, एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट बन चुका है। ठीक है, जो ये कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट यहाँ बना है उसकी ही मदद से यहाँ पे जो हमारे Na पॉजिटिव है वो क्या करते हैं, इनसाइड द सेल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इनसाइड द मूव वो फेवर करते हैं कि वो बाहर से कहाँ चले जाएँ, अंदर की तरफ चले जाए। क्यों, क्योंकि अंदर हमारा सोडियम कम है, बाहर हमारा सोडियम ज़्यादा है। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा से कहाँ जाना प्रेफर करने लग जाती है, कम की साइड प्रेफर करने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम होगा वो अंदर की साइड क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। लेकिन हमारी बॉडी ऐसा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी ने मेंटेन करके रखा हुआ है कि बाहर आपका सोडियम ही ज़्यादा हो और अंदर आपका पोटाशियम ही ज़्यादा हो। लेकिन ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आने की वजह से क्या हुआ चेंजेस वहाँ पे, कि सोडियम अंदर की तरफ मूव करने लगा। तो ये हमारी बॉडी से उल्टा काम करने लग रहा है। तो अगर उल्टा अपोजिट यहाँ पे काम हो रहा है तो क्या चीज़ होगी कि जो आपका सोडियम अंदर गया है उस सोडियम को फिर से बाहर फेंका जाएगा। ठीक है, वो हमारे सेल से फिर से बाहर फेंका जाएगा और इसको बाहर निकालने में जो हमारी ड्राइविंग फोर्स होगी, ठीक है, जो ड्राइविंग फोर्स लगेगी कि भैया इसको बाहर निकालो, वो कौन बताएगा, वो हमारा होता है अमीनो एसिड, शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये जो हमारे अमीनो एसिड, शुगर और न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं, क्योंकि जब इनकी ट्रांसपोर्ट हमें करनी होती है, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोडियम को बाहर क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। तो जब ये आपका सोडियम बाहर जाएगा जो अंदर आया था, तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी की एक्सपेंड होगी, कुछ एनर्जी हमें ज़रूरत होगी जो कि बाहर निकलेगी। तो वो जो एनर्जी निकली है, जो हमारी एनर्जी की जो हम यूज़ करेंगे, उस मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ करके हम सोडियम और पोटाशियम आयन को क्या करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे, कि जो आपका अंदर जा रहा है उसे बाहर करेंगे, जो बाहर आ रहा है उसे अंदर करेंगे। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होगी, जो आयन की यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगी, इस आयन की ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, सोडियम पंप कहते हैं। ठीक है, जो ये आयन मूव कर रहे हैं, के पॉजिटिव अंदर जा रहा है, Na पॉजिटिव बाहर आ रहा है, के पॉजिटिव अंदर गया और Na हमारा उल्टा बोल दिया, जो Na हमारा अंदर गया और के जो हमारा बाहर आया। इस टाइप की जो प्रोसेस हो रही है, जो आयन का जो एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का यूज़ करके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सोडियम पंप कहलाता है। इस सोडियम पंप की वजह से ही हमारी इस आयन की मूवमेंट होती है और हमारा जो बॉडी है उसमें फंक्शनिंग होती है। जैसे जो भी हमारा फंक्शनिंग कर रहा है, किडनी फंक्शन करेगा, चाहे हमारी नर्व सिस्टम फंक्शन करेगी, वो सभी सोडियम पंप की वजह से ही काम करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि अगर हमारे पास जो सोडियम पंप की जो मूवमेंट हो रही है, इस पंप की मूवमेंट की वजह से जो हमारी सेल है, उस सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस सोडियम पंप का ही वजह से हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल्स का, वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब जो एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ी
हमने अभी बताया कि जब सोडियम को और पोटाशियम को जब अंदर बाहर की रिएक्शन करवानी है तो इस टाइम में हमें कोई एनर्जी की नीड होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें मिलती है एटीपी की हाइड्रोलिसिस करने से। कि जब हम एटीपी की हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हम जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी का यूज़ करके हम सोडियम पंप को वर्किंग में लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक काम और कि जो यहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जीज़ का यूज़ हम सोडियम पंप के काम में तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो हमारी किडनी और जो ब्रेन फंक्शन करती है वो भी लगभग 70% यूज़ उस एनर्जी का कर लेती है, जो कि हमारे एटीपी के ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास निकलती है। एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ क्या है कि जब आपका एटीपी की हाइड्रोलिसिस करके जब हम एडीपी बनाएंगे तो इस ट्रांसपोर्टेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उस एनर्जी का यूज़ हम करेंगे। उस एनर्जी का लगभग 70% जो यूज़ होगा, परसेंट जो यूज़ होगा वो कौन कर लेता है? वो हमारी किडनी और ब्रेन कर लेती है। ठीक है। और बाकी जो कुछ है वो हमारा कौन करता है? वो हमारा सोडियम पंप की प्रोसेसिंग करने में कर लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे हम रिएक्शन समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो हमारे पास एटीपी था वो एटीपी क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारा सोडियम क्या करेगा? अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम बाहर क्या है? ज़्यादा है, तो अंदर क्या है? सोडियम कम, तो सोडियम अंदर जाएगा। वहीं उसी टाइम क्या होगा? जो पोटाशियम है वो क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। जब इस टाइप की प्रोसेस होगी तो एक्चुअल में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो एटीपी है वो हमारा एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब हमारी जो 3 फॉस्फेट की यूनिट थी वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 फॉस्फेट यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। और एक फॉस्फेट यूनिट हमारी फ्री हो जाएगी। तो जो एक ये फॉस्फेट फ्री हुआ है ये एक फॉस्फेट हमारी प्रोटीन से क्या कर लेगा? कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। और 3 इनसाइड जाएंगे हमारे सोडियम, 2 हमारे आउटसाइड जाएंगे। जब इस टाइप का काम होगा तो ये हमारा एडीपी बनेगा, साथ में एक फॉस्फेट चैन बनेगी जो प्रोटीन से कंबाइन होगी और कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। और उस एनर्जी का यूज़ हम करेंगे किस में? सोडियम पंप में। और क्या काम होगा उसमें? फिर से जो हमारा सोडियम जो अंदर गया था वो सोडियम फिर से बाहर आएगा और जो पोटाशियम बाहर गया था वो पोटाशियम फिर से अंदर आएगा। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे आयन की क्या हो जाएगी? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। तो जो नेट रिज़ल्ट यहाँ देखने को मिलेगा, तो नेट रिज़ल्ट यहाँ क्या मिलेगा कि जो आपका एक पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा होगा पर साइकिल में। मतलब जब एक साइकिल ये होगी पूरी कि एक साइकिल में जब एक चीज़ अंदर गई एक चीज़ बाहर आई, जब ये एक पूरी साइकिल हुई तो उस पूरी साइकिल में हमारा एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? बाहर जाएगा। ठीक है। तो ये जो बाहर जा रहा है तो इस टाइप के नेचर को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोजेनिक का 2 वर्ड से मिलकर बना, एक इलेक्ट्रो और एक जेनिक। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, जेनिक का मतलब है जनरेशन करना। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जनरेशन होगी। कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की जनरेशन? वो देखो, जब हमारे पास ये आपका सेल है, इस सेल से जैसे ही आपके पोटाशियम अंदर आया और सोडियम फिर क्या गया? बाहर गया। ये हम रिजल्टेंट रिएक्शन बता रहे हैं कि जब ये ऐसा हुआ तो यहाँ जो बाहर गए हैं वो पॉजिटिव हमारे 3 Na गए हैं। 3 Na पॉजिटिव चार्ज हमारे बाहर गए हैं, उसी में हमारे 2K पॉजिटिव चार्ज क्या हुए हैं? अंदर आए हैं। ये हमारी रिजल्टेंट रिएक्शन है। तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? एक्स्ट्रा गया है बाहर। तो अगर एक चार्ज एक्स्ट्रा बाहर गया है तो अंदर क्या बचेगा? एक नेगेटिव चार्ज बचेगा। और वो नेगेटिव चार्ज हमारा क्या करेगा? करंट को जनरेट करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर बोलते हैं। जो ये हमारी प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस के दौरान कैसा नेचर इसने गेन किया है? इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर गेन किया। समझ में आ गया होगा सभी को। तो यहाँ पे क्या हमने बताया है कि 3 Na बाहर गए, 2K बाहर अंदर गए। मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज पर साइकिल में एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है। उस एक्स्ट्रा जाने की वजह से हमारा जो सेल है वो कैसा नेचर रखने लग जाता है? इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर रखने लग जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बता दिया कि जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट हमारी जो एक्स्ट्रा एक निकली थी, 3 थी फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट बन गई। तो एक फॉस्फेट हमारी किससे कंबाइन हो जाएगी? प्रोटीन की चेन से कंबाइन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है? हमने यहाँ पे पूरा फंक्शनिंग पढ़ लिया सोडियम पोटाशियम पंप का, यहाँ पे किस टाइप से प्रोसेस हुई है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोल ऑफ एंजाइम एंड सोडियम पोटाशियम एटिपेज इन सोडियम पोटाशियम पंप। देखो, सोडियम पोटाशियम पंप को प्रोसेस कराने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है। वो एंजाइम का नाम हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सोडियम पोटाशियम एटिपेज। इसकी जो डिस्कवर किया था जेम्स क्रोन ने करा था। ये हमारे सोडियम पंप के अंदर ही मिलता है कि जहाँ हमारा सोडियम पंप की प्रोसेस होती रहती है। जैसे नर्व सिस्टम है हमारा, उसमें सोडियम पंप चलता रहता है, तभी तो हमारे क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? Na और पॉजिटिव और K पॉजिटिव की वजह से ही सिग्नल वहाँ पे कंटिन्यू में रहते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि सोडियम पंप है, तो सोडियम पंप के अंदर हमारे सोडियम पोटाशियम एटीपेज होते हैं। ये डिस्कवर किसने किया था? जेम्स क्रो ने किया था। उसने क्या बताया था कि जो हमारे Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव है वो एक्टिवेट जो होते हैं वो किसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं? वो हमारे इस Na पॉजिटिव K पॉजिटिव एटीपेज की वजह से ही क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। समझ में आया? मतलब कि अगर हमारा कोई भी सोडियम और पोटाशियम जो आयन है अगर वो मूव करेगा तो किसकी वजह से मूव करेगा? वो हमारे एटीपेज एंजाइम की वजह से मूव करेगा। ठीक है, तो अगर इसको होल में अगर हम बताएं तो जो हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपेज होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे किसका? सोडियम पोटाशियम पंप का। मतलब ये सोडियम पोटाशियम पंप को अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है कि अगर सोडियम पोटाशियम पंप में अगर आयन मूव कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं? इस एंजाइम की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो एंजाइम यहाँ पे बन रहा है और वो एंजाइम किसकी वजह से बनता है? उस आयन की मूवमेंट की वजह से ही बनता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे जब ये Na पॉजिटिव K पॉजिटिव एटीपेज जब आते हैं बनते हैं तो किस टाइप का वहाँ पे हमें एविडेंस देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव एटीपेज होते हैं ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पे सोडियम पोटाशियम एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, मतलब कि जहाँ इनकी मूवमेंट हो रही होगी वहीं पे आपके ये एंजाइम बनेंगे। अगर जहाँ इनकी मूवमेंट कम है, जैसे ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड सेल में इनकी मूवमेंट थोड़ी सी कम होती है और नर्व सेल में इसकी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो लो कंसनट्रेशन होगी हमारे कहाँ पे? ब्लड में। जो रेड ब्लड सेल होगी उसके अंदर हमारे इस Na पॉजिटिव K पॉजिटिव जो एटीपेज जो एंजाइम है इसकी कंसनट्रेशन कम होगी और हमारी जो नर्व सेल्स हैं जहाँ पे सोडियम पोटाशियम की ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होती है वहाँ इसकी एंजाइम की एबिलिटी भी क्या हो जाएगी? मिलने की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकेंड पॉइंट क्या बताता है ये कि जो आपका सोडियम पोटाशियम जो एटीपेज होता है वो टाइटली एसोसिएट होता है किससे? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, जो हमारे दोनों ही सोडियम पोटाशियम आयन भी और हमारे सोडियम पोटाशियम एटीपेज दोनों ही हमारे टाइटली एसोसिएट होते हैं किससे? प्लाज्मा की मेम्ब्रेन से। उसके बाद अगर इन दोनों की ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इनकी क्या रहती है? सेम ही ओरिएंटेशन रहती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बता रहे हैं यहाँ पे? फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा सोडियम पोटाशियम जो होता है वो हमारे एटीपेज की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा? कि अगर हमारे पास इन आयंस की ट्रांसपोर्टेशन कम होगी तो हमारा एटीपेज भी कम होगा। यह अभी थोड़ी देर पहले भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आयन क्या करते हैं? इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। दूसरा, अब ये हमारे पास जो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव जो हमारे पास है ये कैसा रिवर्स और रिएक्शन भी फॉलो कर सकता है। मतलब जो हमारा सोडियम पंप है, जो हम सोडियम पंप में देख रहे थे एक्चुअल में कि आपका पहले पोटाशियम अंदर जा रहा था, फिर आपका पोटाशियम क्या कर रहा था? अंदर जा रहा था, सोडियम हमारा बाहर आ रहा था। रिजल्टेंट जब हम यहाँ देख रहे थे, रिजल्ट जब हमने देखा था, तो इस टाइप की जो प्रोसेस है हमारे सोडियम पंप की इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कब करेंगे? कि जब हमें जैसे हमने बनाया था ATP से हमने क्या बनाया था? ADP बनाया था। तो अब हम ADP से ATP भी बना सकते हैं। तो जो हमारे ये जो फंक्शन हो रहा था सोडियम पोटाशियम पंप में ये क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का हम रिवर्स जो रिएक्शन है ये भी पॉसिबल हो सकती है। कब? जब हमें क्या बनाना हो? ATP बनाना हो। अभी हम ATP से ADP बना रहे थे, अगर ADP से ATP बनाना है तो हमें सोडियम पंप की प्रोसेस को क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया। सेकंड यहाँ पे क्या एविडेंस आया इनका कि जो हमारा दोनों ही जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज होते हैं और जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है ये हमारे कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड से क्या हो जाते हैं? इनहिबिट हो जाते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास क्या होंगे? कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड होंगे तो उसकी वजह से इनका जो फंक्शनिंग होता है वो रुक जाता है। ये कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक तरह का इनहिबिटर होता है जो कि हमारे सोडियम पंप की रिएक्शन को यहाँ होने नहीं देता। ठीक है, ये हम आगे अभी फ्लो चार्ट से इसके डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो जैसे अब यहाँ हम देखते हैं ओरिएंटेशन किस टाइप की है हमारे सोडियम पोटाशियम पंप की। किस टाइप की ओरिएंटेशन होती है इसकी? यहाँ पे जो ओरिएंटेशन की अगर बात करी जाए यहाँ पे तो देखो कैसा होगा। हमारे पास ये एक सेल है हमारी। ठीक है, ये हमारी सेल है। इस सेल में क्या क्या चीज़ है? अंदर हमारा सोडियम है जो कि क्या कर रहा है? बाहर से आ रहा है। और हमारा जो पोटाशियम है वो क्या कर रहा है? हमारा बाहर जा रहा है। जनरली हमारा K पॉजिटिव अंदर था और Na हमारा बाहर था। ये हमारा जनरली होता है। ठीक है, और जब ये सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा होगा तो उस टाइम पे ये सोडियम अंदर जा रहा होगा और पोटाशियम हमारा बाहर आ रहा होगा। उसी टाइम पे जो दूसरी रिएक्शन हो रही होगी, ये जो रिएक्शन चल रही है वो किसकी वजह से चल रही है? ये जो एक्टिवेट हुए हैं हमारे आयन वो एक्टिवेट किसकी वजह से हुए हैं? एटीपेज की
एक्टिवेशन की वजह से, जो हमारा एटीपेज एंजाइम था उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इन आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरा यहाँ पे जो प्रोसेस देखी जा रही है वो क्या हो रही है कि जो एटीपी है वो हमारा एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स ट्राईफॉस्फेट डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और एक फॉस्फेट की यूनिट को क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। जो ये प्रोसेस भी हमारी कहाँ होगी, ये रिएक्शन भी एक्टिवेट कब होगी, जब हमारा एटीपी कहाँ होगा, एटीपी हमारी सेल्स के अंदर होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो हमारा वेंडिडेट है, वेंडिडेट क्या होता है, जब हमारा वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये क्या करता है, हमारी जो सोडियम पंप होता है इसको इनहिबिट करता है। जो हमारा एटीपेज था वो यहाँ पे क्या कर रहा था, उस रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहा था, मूवमेंट करवा रहा था, वहीं वेनिडेट क्या कर देता है, इस प्रोसेस को रोक देता है। लेकिन कब रोकता है ये, जब हमारा काम पूरा हो चुका होता है, जब हमारी फंक्शनिंग पूरी हो चुकी होती है, तब उस रिएक्शन को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। ठीक है। थर्ड सिस्टम यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, जो हमारा कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड है। ये जो कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड होता है ये हमारे सेल्स के बाहर होता है, जो कि इस एटीपेज के रिएक्शंस को, जो एटीपेज एक्टिविटी जो ये शो कर रहा है उसको भी रोकने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। कि जो रिएक्शन हो रही है आउटसाइड रह के ये क्या करता है, इस रिएक्शन को रोकता है, इनहिबिट करता है। वेनिडेट अंदर ही रहता है, अंदर रह के रिएक्शन को रोकता है, और कार्डियोटोनिक बाहर होता है और ये बाहर रह के हमारी इस रिएक्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन थी हमारे सोडियम पोटाशियम पंप की, समझ में आ गई होगी। इसमें मेनली बस हमें ये बताना है कि कौन चीज़ कहाँ लाई कर रही है। ठीक है। तो एक बार फिर से अगर ओवरव्यू देखा जाए तो सोडियम अंदर जाएगा, हमारा पोटाशियम बाहर आएगा। ये जो एक्टिवेशन जो हो रही है, एक्टिविटी जो हो रही है हमारे एटीपेज एंजाइम की वजह से होती है। ठीक है। उसके बाद जो एटीपी होता है वो भी हमारा इफेक्टिव सबस्ट्रेट है, वो एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, कहाँ रह के, इनसाइड द सेल रह के। अगर वो अंदर है तभी ये काम होगा, अगर वो बाहर होगा तो ये काम नहीं होगा। ठीक है। सेकंड वेनिडेट होता है, ये भी हमारे सेल के अंदर ही होता है और सेल के अंदर रह के इनहिबिट करता है रिएक्शंस को, जो पंपिंग की जो रिएक्शन है उसको क्या करता है, रोकता है। उसके बाद कार्डियोनिक स्टेरॉइड होता है, ये क्या करता है, सेल के बाहर रहता है और बाहर रह के इस रिएक्शन को क्या करता है, रोकता है। जो हमारी एटीपेज की जो पंप रिएक्शन है और जो पंपिंग की जो रिएक्शन है इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है। तो यहाँ हमने अब इसकी ओरिएंटेशन देख ली। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप कि जो हमारे पास हमने प्रोसेस बताई थी कि सोडियम पोटाशियम पंप जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो बहुत एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड सा मैकेनिज्म है इसका, क्योंकि हमारे सेल की स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसलिए इसका जो मैकेनिज्म होगा वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का मैकेनिज्म होगा। जनरली इसके अंदर होता क्या है, हम यहाँ रिएक्शन ही देख लेते हैं। रिएक्शन में देखो जनरली यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका एक ई है, ई यहाँ पे क्या चीज़ है, ई हमारे पास यहाँ पे है कि आपका एस्पेरेटेट का रेसिड्यू। एस्पेरेटेट हमारा क्या है, कोई प्रोटीन है। एस्पेरेटिक एसिड हमें पता है, पढ़ा है हमने, एक प्रोटीन होता है, उसका जो रेसिड्यू है उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। इस ई की रिएक्शन जब हम एटीपी से करवाते हैं तो एटीपी के अंदर क्या है, ट्राईफॉस्फेट की यूनिट है। तो ये ट्राईफॉस्फेट की यूनिट इस रेसिड्यू को, जो है हमारा एस्पेरेट का जो रेसिड्यू है, इस रेसिड्यू को क्या कर देता है, वो फॉस्फोरिलेशन कर देता है। फॉस्फोरिलेशन का मतलब कि जो ट्राईफॉस्फेट से जो एक फॉस्फोरस निकला था बाहर, जो हमने पढ़ा था कि वो प्रोटीन से कंबाइन होता है, वो हमारे इस ई प्रोटीन से कंबाइन हो जाता है और ईपी की फॉर्मेशन यहाँ कर लेता है। जो ये ईपी की फॉर्मेशन होगी और साथ में क्या बनेगा, हमारा इंटरमीडिएट एडीपी बनेगा। एटीपी से एडीपी बन जाएगा। जो ट्राईफॉस्फेट की एक फॉस्फोरेट यूनिट हमारी निकली होगी, वो फॉस्फोरेट की यूनिट हमारी इस ई से क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। ये जो प्रोसेस होती है किसकी वजह से होती है, ये हमारे सोडियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। अगर सोडियम मैग्नीशियम नहीं होगा तो फॉस्फोरिलेशन की रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारी फॉस्फोरेशन हुई है उस फॉस्फोरेशन का हम डीफॉस्फोरेशन करेंगे। डीफॉस्फोरेशन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से हो जाएगी और किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन होगी हमारी के पॉजिटिव की रिएक्शन, के पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो यहाँ से फिर से हमारा जो रेसिड्यू था वो सिंपल ई में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे यहाँ पे HPPO4 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो एक बार हमारा फॉस्फोरेशन होता है और एक बार हमारा डीफॉस्फोरेशन होता है। इस टाइप की यहाँ पे रिएक्शन अंदर होती रहती है। तो ये मैकेनिज्म हमें ये क्या बताना चाह रहा है, ये हमें बताना चाह रहा है कि जो एटीपिक मॉलिक्यूल था वो सबसे पहले तो फॉस्फोरिलेटेड होता है, किसकी वजह से, सोडियम मैग्नीशियम की वजह से। फिर वो इंटरमीडिएट फॉर्म करता है एडीपी टाइप का, फिर हमारे पास के पॉजिटिव की यूज़ करके वो फिर से क्या हो जाता है, डीफॉस्फोरेशन हो जाता है। ठीक है। ये हमारी रिएक्शन थी। अब यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं
क्या कि हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम पंप हम बता रहे हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ मुँह अंदर की तरफ भागी जाती है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे 3 Na पॉजिटिव तो बाहर जा रहे थे और 2K पॉजिटिव अंदर की तरफ मूव कर रहे थे। इन सभी का ट्रांसपोर्ट हो रहा था जब हमने हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन देखी थी ATP की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब पंपिंग यहाँ पे हुई तो पंपिंग होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि 3 Na अगर बाहर जा रहे हैं, जैसे ये 3 Na अगर ये बाहर जा रहे हैं और 2 के पॉजिटिव आपके अंदर जा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज अंदर जनरेट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज ये अंदर बनेगा, क्यों? क्योंकि बाहर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो जब ये पूरी प्रोसेस लगातार होती रहेगी उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंसर्ट हो जाएंगे और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और वो पोटेंशियल जनरेट जो होगा उसकी वजह से यहाँ पे इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इस पंप का इलेक्ट्रोजेनिक नेचर हो जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था। इलेक्ट्रोजेनिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि वही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हो जाएंगे जिसकी वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एनिमल्स में जो हम सिग्नल वगैरह, जो नर्व सिग्नल वगैरह हमारे प्रोसीड होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं, सिग्नल जाते रहते हैं, उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से ही हमारे पास पूरे जो भी सिग्नल है वो हमारे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा सोडियम पोटाशियम पंप की पूरी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा इसके बाद आएगा कैल्शियम की क्या बायोलॉजिकल रोल होता है और वो हमारा किस टाइप से ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम का अगर बात करें वो इतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोडियम पोटाशियम पंप सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन कैल्शियम को फिर भी ऐसा नहीं है छोड़ के जाना है, उसको भी पढ़ के जाना है। तो वो छोटा सा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।